TV6 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज विशेष चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अजय शुक्ला जी हैं। हम उनसे बात करेंगे हिंदुस्तान के उन मसाइल पर जो बहुत सुलगते हुए हैं, उन सवालों पर हम बात करेंगे। शुक्ला जी, आपके इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। एक और भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी ओर किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा समय है जब सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो गया है। न सिर्फ किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है, बल्कि उनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं, कीलें गाड़ी जा रही हैं, कंक्रीट के बोल्डर रखे गए हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि ड्रोन से उन पर गोले भी बरसाए गए हैं। शुक्ला जी, किसानों को जो MSP की उनकी डिमांड है, वो डिमांड क्या जायज़ है या उनकी ये डिमांड नाजायज़ है, जिसकी वजह से सरकार उनकी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जबकि किसान बड़ी तादाद में हर साल आत्महत्या करते हैं, वो अपनी खेती की बर्बादी की वजह से परेशान होते हैं। क्या कारण है कि सरकार उनको लेकर के संवेदनशील नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, हम आप कोई चीज अपनी यदि बनाते हैं तो हम अपने हिसाब से बेचते हैं, कोई और तो तय नहीं करता है। किसान तो कहता है आप तय कर दो रेट, और जो आप रेट तय कर दो, बस ये सुनिश्चित कर दो कि उस पर बिके, उससे कम पे ना बिके, इतनी तो वो गुजारिश कर रहा है। तो MSP क्या है? आप कोई भी बनिया की दुकान पे चले जाइए, वो कहेगा इतने की है, तो उतना तो आपको, जो रेट लिखा होता है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, तो वो मैक्सिमम आपसे वसूलता है, मिनिमम नहीं वसूलता। किसान तो कह रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अंतर देख लीजिए, वो अधिकतम मूल्य तय होता है उसका, और वो ये कहता है हमें मिनिमम तय कर दो, मैक्सिमम नहीं चाहिए मुझे, मिनिमम तय कर दो, इस पे तो खरीद लो प्लीज। क्या गुनाह है? और यदि ये गुनाह है तो भाई ये गुनाह करने का अधिकार सबको है कि इसका विरोध करना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज कि आज यदि लोगों को रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं, तो भैया पूछ लीजिए क्या किसान ने दिक्कत पैदा की है? किसान तो वहां से सीधे कह रहा था मैं चला जाऊंगा। जो वायदे आपने किए थे, हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे कोई बात सुनिए, जो वायदे आपने किए थे, जिन पर आपने सहमति बना करके 2.25 साल पहले कहा था ये 3 महीने में हो जाएंगे, 2.25 साल हो गए ना। 2.25 साल बाद भी उस पर कोई अमल नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। जब आप उस पर कोई अमल नहीं, कोई चर्चा नहीं, तो हुजूर हमें इतना तो राइट है ये कहने का कि साहब ये लोकतंत्र है, यहां पर अपनी बात रखने के 2 ही तरीके हैं, या तो सरकार सुन ले, हमने आपको ज्ञापन भेजा, आपको तमाम चिट्ठियां भेजी, आप नहीं सुन रहे हो, तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है कि हम अपना विरोध तो दर्ज कराएं। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र में विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। दुनिया जाके जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर लेती है, खुद नरेंद्र मोदी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके प्रोटेस्ट कर लेते हैं। लेकिन साहब किसान यदि कह रहा है कि हम रामलीला ग्राउंड में या कोई भी ग्राउंड आप हमें दे दो, हम वहां जाके अपना प्रोटेस्ट कर ले, तो आप क्यों नहीं देते हो? सड़क पर बैठने के लिए किसने मजबूर किया? सड़क किसने रोकी? सड़क में खड्डे किसने किए? सड़क पर इतने बड़े पत्थरों के अवरोधक किसने लगाए? और गोलियां कौन चला रहा है? आंसू गैस के गोले कौन छोड़ रहा है? लाठियां कौन चला रहा है? तो हुजूर, और उसके बाद बदनाम भी करोगे। एक किसान शहीद हो गया, उस पर चर्चा नहीं है। आपके आंसू गैस के गोलों की जो गैस थी, उस गैस के कारण आपका एक सब इंस्पेक्टर भी मर गया, एक किसान मर गया। एक को तो आप सम्मान दे रहे हो और एक को गाली दे रहे हो, यह तो कहां से उचित हो सकता है? मरा तो आपके कारण है, इसकी हत्यारा कौन है? हत्यारी है हरियाणा सरकार।
और हत्यारी है पंजाब की सरकार, क्योंकि पंजाब की सरकार पंजाब की सीमा में वो गोले छोड़े जा रहे हैं। पंजाब की सीमा में किसान है, वहां पर उस पर गोली चलाई जा रही, और पंजाब की सीमा है जहां पर तमाम सारे सैकड़ों किसान घायल हुए। तो पंजाब सरकार को हरियाणा की पुलिस और हरियाणा सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है प्लेस ऑफ अकरेंस को लेके, और प्लेस ऑफ अकरेंस क्या है, तो पंजाब सरकार यह क्यों नहीं कर रही है, और हरियाणा सरकार ये ऐसा अनैतिक कार्य क्यों कर रही है, रास्ता क्यों रोक रही है। उन्हें हरियाणा में तो रुकना नहीं था, उन्हें तो दिल्ली जाना था, दिल्ली जाने देते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो कहते कि हां क्या है, तो ना उन्होंने वहां पर रामलीला ग्राउंड या कोई ग्राउंड अलॉट किया जो अरविंद केजरीवाल को करना था, हरियाणा गवर्नमेंट ने रोक दिया, और पंजाब सरकार भगवंत मान केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठ के दलाली करा रहे हैं। तो साहब चर्चा तो होगी, सवाल तो उठेगा। शुक्ला जी, आपने पूरी दुनिया देखी है, क्या इस तरह का विरोध दुनिया के दूसरे देशों में होता है? जब किसान अपनी मांगे रखते हैं तो उनके ऊपर भी ज्यादतियां होती हैं क्या किसी मुल्क में? डॉक्टर साहब, इस समय जब आप ये सवाल कर रहे हैं, इस समय आपको 2-3 प्रोटेस्ट का बता देता हूं, और वो किसानों के ही। स्पेन में हो रहा था, स्पेन में प्रोटेस्ट था कि उनके उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा है, और उनके ऊपर तमाम तरह की चीजें हो रही थी। और इसको लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां की सरकार बैठी कि यूरोपियन यूनियन के तमाम सारे कंट्रीज से जो उन्हें बिकने का और सारी चीजें हैं उसको लेके वो एड्रेस करें, और किसी ने उन पे लाठियां नहीं चलाई, उनके साथ बैठ के चर्चा की, उनको आग्रह किया कि आप चर्चा करें, समाधान हम निकालेंगे, और उन्होंने समाधान निकाला, उस दिशा में काम किया। एक चीज, उन्हें उनका न रास्ता रोका, न उन्हें परेशान किया, न उनका पानी बिजली कोई चीज रोका। तो आप ये समझिए वो भी सड़क पे उतरे थे और सड़क पे ही प्रोटेस्ट किया। दूसरी, एक फ्रांस में जिस समय हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे थे, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत में मुख्य अतिथि के तौर पे आए थे। उसी समय उनके देश में फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। वो यहां से वापस गए, तुरंत अपने फार्मर्स से मिले और उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्हें कहा कि आपकी जो मांगे हैं उस पर हम इस तरीके से एक कार्य योजना है उस पर काम करते हैं, और उसका आदेश जारी किया। एक चीज, इसी तरीके से जर्मनी में, तो मैं यही कह रहा हूं कि दुनिया में कहीं होता है। अमेरिका ने अपने यहां किसानों के लिए कितनी सुविधाएं कर रखी हैं, क्या स्थिति है। आप कनाडा में देख लीजिए, और इत्तेफाक से देखिए, इन जितने देशों में मैंने गिनाया, इन देशों में एक बड़ी तादाद पंजाब के गए किसानों की है जो माल रहे हैं, और कनाडा और अमेरिका में 60% किसानी पंजाब से गए किसानों के ही कंधों पर है। तो इससे आप समझ सकते हैं, और वो वहां पर प्रॉफिट का धंधा है, नुकसान का धंधा नहीं है, बहुत प्रॉफिट का। आप कहते हैं उसे एमएसपी देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, कहां से बढ़ जाएगी, उल्टा घट जाएगी। आप करिए ना, मैं बताता हूं उसका, उसमें कहीं कोई बोझ नहीं पड़ने जा रहा। सामान्य सी स्थिति यह है कि आज भी सरकार एमएसपी का घोषणा करती है, और जब एमएसपी की घोषणा करती है, चूंकि वो खरीदती नहीं है, घोषणा तो कर देती है, उतना खरीदती नहीं है, तो उस स्थिति में यह होती है, यदि सरकार यह तय करे कि हम सारा खरीदेंगे। सरकार ने गेहूं का जो एमएसपी तय किया, कितना किया, 2100 कुछ रुपया। एक किसान से पूछिए कि क्या आपको एमएसपी पे बिक रहा है, तो कहेगा नहीं बिक रहा है। उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर हैं। हरियाणा में आप देखिए कितने परसेंट खरीदा गया, पंजाब में कितने परसेंट खरीदा गया, मतलब 4%, 10%, इससे ज्यादा तो नहीं होता। इतने का खरीदने के बाद बाकी तो औने पौने दाम पे ही बेच रहे हैं। अब यदि सरकार कहे नहीं सारा हम खरीदेंगे, उसने 2170-80 जो भी रुपया है, मुझे एग्जैक्ट है, तो उस रुपए में उसने यदि खरीद लिया, खरीदने के बाद सरकार कहे हम ये 24 रुपए में बेचेंगे,
और 24 रुपए में वो बेचना शुरू कर दे। सरकार ने भी प्रॉफिट गेन किया, किसान को भी उसकी लागत मिल गई, क्योंकि एमएसपी सरकार तय करती है, तो साहब उसको हो गई। और तीसरी तरफ एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो वो बाकी चीजों में होता है वैसे तय कर दे कि ये इतने रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा। मैं कहता हूं 30 रुपया तय कर दे। तो साहब कितने का जाके पड़ा? आपके घर में आटा 30 रुपए में, यानी 10 किलो आटा 300 रुपए में आ जाएगा। आप आज की डेट में जब एमएसपी पे 2100 रुपए में खरीद नहीं हो रही है, जाइए कहीं आटा खरीदने तो आपको 350, 340 और कुछ और ब्रांडेड होंगे तो और महंगे मिलेंगे। तो साहब महंगाई तो सरकार बढ़ा रही है, ये पूंजीपतियों को पैसा देकर के बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो ये ड्रामा किया जाता है कि हम यदि एमएसपी दे देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, हम एमएसपी दे देंगे कि देश का अर्थव्यवस्था, अरे काहे का अर्थव्यवस्था गड़बड़ाए? उल्टा आपको प्रॉफिट गेनिंग हो जाएगा। तो साहब सरकार सबसे बड़ी झूठी है इस समय, और झूठी नहीं होती तो ऐसी बात नहीं करती। वो चाहती नहीं है, वो असलियत में नरेंद्र मोदी सरकार अंबानी अदानी की दलाल सरकार है और उनके लिए दलाली करती है, इसलिए यह हालत है। और वो चाहती है उनको प्रॉफिट हो। क्यों? अडानी के गोदाम जो बन गए हैं जिनमें लाखों मैट्रिक टन गेहूं और धान जो है जमा किया जा रहा है, जिसके कारण महंगा है। आप बताइए, इस समय बाजार में चले जाइए, लहसुन 400-500 रुपए किलो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जब फसल अभी आई है तो महंगे होने का कारण नहीं है। सरकार कहती है कि पर्याप्त उपज हुई है, तो जब पर्याप्त उपज हुई है तो क्यों महंगा? जमाखोरी रोकने के लिए एक्ट होता था, उस एक्ट को पे आज कहीं होता है कि जमाखोरी पे छापे पड़ रहे हो, किसी को गिरफ्तार किया जा रहा हो, कहीं पे जुर्माने लग रहे हो, कुछ हो रहा हो? नहीं हो रहा है। तो जिनके पास पूंजी है, क्योंकि किसान तो बेचारा भंडारण कर नहीं सकता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसको तो होता है फसल आई तुरंत बेचो, घर चलाओ, किसी तरीके से करो, क्योंकि पूरी तो लागत लगा चुका होता है पहले ही। तो वो तमाम पूंजीपतियों ने अपने गोदामों में भर लिया और वो अब रेट तय कर रहे हैं। तो महंगाई ये बढ़ा रहे हैं कि वो बढ़ा रहे हैं? नुकसान ये कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं? जीडीपी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आज हमारे देश को 200 करोड़ रुपए से अधिक का 250 करोड़ के करीब करीब पहुंचने जा रहा है, जो हमारे देश पे कर्ज है, 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया है, जो साहब 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार होता था 2014 तक। तो यह अपने आप में बताता है कि यह सरकार मुनाफाखोरों की है, यह सरकार दलालों की है, यह सरकार चंद पूंजीपतियों के गुलामी कर रही है, उनकी गुलाम सरकार। इसलिए ऐसी बात करती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि किसान को उसका हक मिले, इसलिए वो नहीं चाहती है कामगार को उसका हक मिले, इसलिए वो नहीं चाहती है कि आम शख्स को उसका हक मिले। इस देश के अंदर बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इस देश के अंदर भुखमरी खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। 81.35 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पे जीवित है। यदि इतनी बड़ी तादाद है तो इससे बड़ा तो भुखमरा देश है ही नहीं। और वैश्विक जो आंकड़े हैं वो भी कह रहे हैं, तो भुखमरा भी देश हो गया, बेरोजगार देश भी हो गया। और इसके बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के ही समय में जो दुनिया की ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक भारत सबसे भ्रष्ट देशों में हो गया। उसके बाद में आप देखिए, इन्हीं की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जिस तरीके से तमाम स्वतंत्र मीडिया और सब पे लगाम लगाई गई है, आवाज पे लगाम लगाई गई है, वो भी सामने है। जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी ने पूरा कब्जा कर लिया है और लोकतंत्र आज का जो है नाम मात्र का रह गया है, तो ऐसी स्थिति में ये सारी रिपोर्ट्स इन्हीं की कह रही हैं। तो साहब आप बताइए ना कि दोषी कौन है? इस देश की समस्या वास्तव में तो यहां है। हिंदुस्तान को इसी अन्नदाता ने उस क्राइसिस से निकाला जब हमारे देश में पर्याप्त अनाज नहीं होता था और हुकूमतों को बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था। ऐसी जो कम्युनिटी है उसका साथ देने के बजाय
सरकार उनके कामों में अवरोध उत्पन्न कर रही है। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 3,500 रुपये महीना से 11,000 रुपये महीना तक ही किसान कमा पाता है, वो भी बमुश्किल। तो क्या इतने कम पैसे में उसका खर्च चल पाता है? तीसरा सवाल ये है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है, क्या ये मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा किसानों का या नहीं बनेगा? सरकार का आंकड़ा कहता है कि औसतन आमदनी प्रतिदिन की एक किसान की 27 रुपया है, 27 रुपये। और जब 27 रुपया है किसान की औसत आमदनी, इसमें बड़े किसान भी शामिल हैं, इसमें छोटे किसान भी शामिल हैं। जो लोग इसका विरोध करते घूम रहे हैं उनसे पूछिए कि वो तो 27 रुपया में उससे आप कह रहे हो घर चला लो, और आपको हम 100 रुपया देने को तैयार हैं, आप नहीं चलाने को तैयार हो। आप कल्पना करिए कितनी बुरी स्थिति है। यह अपने आप में दर्शाता है कि आज देश को बर्बादी में ढकेल दिया है। झूठ बोलते हैं, और इस देश की बर्बादी की स्थिति आप देखिए। आपने आजादी के वक्त का बताया कि जब यह देश आजाद हुआ, इस देश के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं था, अमेरिका से सड़ा अनाज आता था और उसके बूते पेट भरा जाता था। इस देश के अंदर गरीबी 80% से अधिक थी। जो मृत्यु दर थी, जो जन्म मृत्यु दर थी, उसकी स्थिति कितनी भयावह थी। और इतनी भयावह थी कि एक व्यक्ति की जो औसत आयु होती थी, औसत आयु 35 साल होती थी। अब आप एक चीज समझिए, आज वो 70 साल हो गई है, 72 साल। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बना के दिया आपको, किस तरीके से जन्म मृत्यु दर कम कर दी, किस तरीके से आपको भुखमरी से निकाल के हरित उसमें ला करके और कैसे इतना समृद्ध बना दिया कि आज आप दुनिया को निर्यात कर रहे हैं। आज आप समझिए भारत से जो अनाज का निर्यात है 5 लाख करोड़ रुपए का है, यानी 5 लाख करोड़ रुपया सरकार और यहां के तमाम ये जो पूंजीपति हैं वो कमा रहे हैं, उसका धंधा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें गाली देते हो। और जब कोरोना काल था, कोविड के पीरियड में, कि आप जीडीपी उठा लीजिए, दुनिया की जीडीपी नीचे गई, गर्त में गई, हमारे देश की निगेटिव में 24 गई, यानी -23.9% के उससे गर्त में चली गई, नीचे चली गई माइनस में। उस समय हिंदुस्तान की जीडीपी को यदि किसी एक ने संबल दिया था, बचाया था, तो सिर्फ एक सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर। और उस समय वही अकेले थी जो 3.5% की दर से 3.4% की दर से आगे बढ़ रही थी। बाकी सब नीचे जा रहे थे उस स्पीड से। तो आप, और उस समय सिर्फ 3 पूंजीपति थे हिंदुस्तान के जिनकी दिन दूनी रात चौगनी आमदनी बढ़ रही थी। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी के एक मित्र गौतम अडानी, उनकी 1800 करोड़ रुपया रोजाना की आमदनी थी। और आमदनी, मैं वो नहीं कह रहा हूं टर्नओवर, आमदनी बता रहा हूं। उसके बाद में जो उनके दूसरे प्रिय मित्र हैं, उनकी 1100 करोड़ रुपया अंबानीज की थी। इसी तरीके से, तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ 20 पूंजीपति कमा रहे थे। कि ये मुद्दा बनेगा किसानों का इस चुनाव में, या राम मंदिर मुद्दा रहेगा? सवाल ये है। देखिए, 2 चीजें हैं आज की डेट में, 2 विचारधाराएं। एक विचारधारा है जो लोकतंत्र, संविधान, देश के मुद्दे और दूसरी चीजों को लेके चल रही, उसके लिए जरूर मुद्दा है। लेकिन एक दूसरी विचारधारा है जो कट्टरवाद पे आधारित है, जो धर्म पे आधारित है, जो नफरत पे आधारित है, जो किसी भी तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी सरकार ही अपने ही तथ्यों पे बात नहीं कर पाती। संसद के अंदर आप देखिए, 1 फरवरी को बजट सत्र के दौरान देश की वित्त मंत्री कहती हैं, हमने 3 करोड़ जो है घर बना के प्रधानमंत्री उस योजना, आवास योजना के तहत दे दिए। तो नरेंद्र मोदी 4 दिन बाद कहते हैं कि साहब हमने 4 करोड़ दे दिए। अब पहले यही आपस में डिसाइड कर लें कि 3 करोड़ दिए कि 4 करोड़ दिए।
पहली बात। दूसरी चीज, जब आप जमीनी हकीकत देखते हैं जाके तो 50 लाख भी नहीं मिले हैं। फिर तीसरी चीज, ये कोई नरेंद्र मोदी की योजना नहीं है, यह इंदिरा आवास योजना होती थी कांग्रेस सरकार की, उसको इन्होंने नाम करके पीएम आवास योजना कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसी तरीके से जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड के नाम पे वो किया, आयुष्मान के नाम पे, तो वो भी पहले ही होती थी। तो ये सिर्फ नाम बदल सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों का निश्चित रूप से तमाम तथ्य सामने आने लगे हैं। तमाम जो लोग समझते हैं, जो सच जानते हैं, जो चीजों को समझ रहे हैं, वो इसको, उनके लिए ये मुद्दा है। लेकिन मैंने जैसा कहा, नफरत वाली जो फौज है उसके लिए ये मुद्दा नहीं है। उसे सिर्फ नफरत चाहिए, उसे चाहिए कि एक कौम, एक जात, एक धर्म के लोगों को खत्म कर दो, सिर्फ हम ही हम हैं। जी। और एक है जो कहती है नहीं, ये हम सब एक हैं, हम सब आपस में भाई हैं और हमें साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के बिना कभी नहीं हो सकता। हमारे 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां डिफरेंट डिफरेंट तरह से हैं, इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि हम एक, ये उंगली छोटी है इसलिए काट देंगे, ये उंगली बड़ी है इसलिए रखेंगे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो ये निश्चित रूप से एक वर्ग इस पर भी चर्चा करता है, इस पर चिंतन भी करता है। तो मुझे लगता है कि मुद्दा है, रहेगा, लेकिन नफरत वाले लोगों के लिए तो नहीं है। जी जी, मेरा ये सवाल है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे पाबंदी लगाई है, उस पर रोक लगाई है, इसका लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, इसका कोई लोकसभा चुनाव पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है थोड़ा लेट दिया है। पहले देते तो शायद इस पे वक्त होता। अब जितना टाइम है, जितना वो है, वो लिंगरान करेंगे, फिर चुनाव की घोषणा हो जाएगी और वो हो जाएगा, फिर अमल हो नहीं पाएगा। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जनवरी महीने में ही बॉन्ड का काम शुरू करवा दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो खेल है, तब तक चुनाव तो निपट जाएगा, उनकी समस्या नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि ये देखा कि फैसला हमारे खिलाफ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बेवजह अकाउंट फ्रीज कर दिए। अब आप सोचिए, जिन अकाउंट में 100 करोड़ भी नहीं है, पूरा 50 करोड़ भी नहीं है, उसमें कहते हैं कम से कम 115 करोड़ रहना चाहिए। और ये वो चलिए हम इतना छूट दे रहे हैं, इससे ऊपर आप निकाल लीजिए। तो साहब, जिन अकाउंट में उतना रुपये ही नहीं है, तो या तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार उसमें डाल दे उतने रुपए, तो उससे ऊपर वाले निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे अजब अजब आदेश पारित हो रहे हैं, ऐसे अजब अजब वो हो रहा है। और किस बात पे? देखिए, आप जो आईटी एक्ट की धारा 13A है, उसमें प्रोविजन है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तो जिसे इनकम टैक्स देना ही नहीं है, उसको तो चोरी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, पहली बात। दूसरी चीज, आपका उसमें 29C में एक प्रोविजन है कि आपको देना होता है कि साल में अपने उसका रिटर्न फाइल करना होता है, अपने जो है उस सीए से ऑडिट कराना होता है। तो वो सारी पार्टियां कराती हैं। चूंकि 2019 के इलेक्शन के कारण डिले हुआ, तो डिले में क्या प्रोविजन है? डिले में प्रोविजन है, आप नोटिस देंगे, नोटिस देने के बाद में आप हमें कहेंगे कि आपने ये वायलेट किया है टाइम को, तो ये तो ठीक है, आप पेनल्टी एक ले लो कि हम थोड़ा लेट फाइल कर सके। यही होता है। जी जी। आप उस समय से लेके अब तक नहीं बोले, अब जब चुनाव सिर पे आ गया तब आप ये करके क्यों कर रहे हैं? और अभी कांग्रेस पार्टी ने क्राउड फंडिंग की थी, इसलिए उनके अकाउंट में जो पैसा आया वो भी सीज कर लिया आपने। तो अब वो यदि करना चाहे तो कहां से करें, कहां से सेल दें, उसे जस्टिफाई कैसे करें? सर, आपने कांग्रेस की बात की, यही एक बात और पूछते चलते हैं कि कांग्रेस एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही है और आज बनारस वो यात्रा पहुंचने वाली है, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं एक एक करके वो छोड़ते जा रहे हैं या एकला चलो का जो नारा है उस पर अमल कर रहे हैं। इसकी क्या कारण है? इसके कारण उनके अपने स्वार्थ है, अपना सत्ता का प्रेम है, कुर्सी का प्रेम है। उनका अपना कारण है कि वो डरते हैं ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से और से। और वो लोग हैं, इसमें कहीं कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो
साफ सुथरा वाला हो और कहे कि नहीं हम छोड़ रहे हैं। सभी दागी हैं, सभी कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए वही लोग हैं। और जो दम रखते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते थे वो आज भी कर रहे हैं, वो साथ खड़े हैं। आप देखिए, और रही बात, आज लड़ाई कौन लड़ रहा है? मैं आज सुबह ही जो है एक बड़े किसान नेता है पुराने, और उनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मुझे एक चीज कहा कि भाई साहब, जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने अब जो लीडर थे उन लीडर को डीलर बना दिया है। अब वो डीलर बन गए हैं। कोई कहता है मैं जाटों का डीलर हूं, कोई कहता है मैं किसानों का डीलर हूं, कोई कहता है मैं बनियों का डीलर हूं, कोई कहता है मैं पंडितों का डीलर हूं, कोई कहता है मैं पंजाबियों का डीलर हूं, कोई कहता है मैं इनका हूं कि हाँ मैं इतने मैनेज कर लूंगा, मेरे इतने पास है। तो बेचने निकल रहे हैं ना, जनता की बात कौन कर रहा है? तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में राहुल गांधी को छोड़ के और कौन अपने अलावा, राहुल गांधी एकमात्र है जो देश के लिए लड़ रहे हैं, बाकी तो सब अपने लिए लड़ रहे हैं। इससे संभावनाएं क्या देख नहीं, मैं बहुत अच्छी देख रहा हूं। आज मैं अभी देख रहा था बनारस में, जिस तरह बनारस देखिए नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र, और स्थिति यह है कि इस समय बनारस में जिस तरह राहुल गांधी के लिए वहां के लोग निकले हैं और जिस तरह की स्थिति है, मैं आपके उस पे छोटा सा वो दिखा देता हूं। ऐसे ये स्थिति है वहां कि बिल्कुल लोग ऐसे टूटे हुए हैं जैसे लग रहा है कि वहां पे कौन आ गया है और क्या है। आप कल्पना से, दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? ये देखो, बेरोजगारी और दूसरा ये बनारस में, ये अब जहां भी देखो ये और ये उस जगह है, कोई रैली स्थल नहीं है, सड़क पे चलते हुए राहुल गांधी, और वहां यह स्थिति है। तो आप समझिए कि भाजपा के गढ़ में, और यही नहीं, आप देखिए परसों उन्होंने औरंगाबाद में, जिस तरीके से औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां जिस तरह से जनता उमड़ी, ऐतिहासिक रैली आज तक किसी की नहीं, खुद नरेंद्र मोदी की नहीं हुई। मैं यही कह रहा हूं, इस देश की जनता अब अपना नेता खुद ढूंढना जानती, अब उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो जानती है कौन बिकाऊ है, कौन डरपोक है और कौन कैसा है। तो यहीं पर एक और सवाल आपसे पूछते चलते हैं, और वो ये कि क्या वजह है कि भाजपा हर उस दागी को अपने साथ जोड़ती जा रही है, पानी पी पी करके जिसे कोस रहे थे, जिसे कल तक वो गालियां दे रहे थे, जिसके भ्रष्टाचार पर नीचे से लेके ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक बातें कर रहे थे। अभी ताज़ा मिसाल अशोक चौहान की है, जिनको ये आदर्श हाउसिंग घोटाले के लिए किस किस ने बात नहीं की है, उनको आज अपने साथ मिला लिया। क्या कारण है इसका? मैं वही तो बता रहा हूं। आप देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की बुकलेट छापी थी, उनकी वेबसाइट पे पड़ी थी, आप देखिए वो आज किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, इनके नारदा शारदा घोटाले और सब, इन पे आज वो कहां है? भारतीय जनता पार्टी, और उनके बड़े लीडर हैं, एक नेता प्रतिपक्ष है, एक और है। तो मैं चंद चंद नाम गिना रहा हूं। इसके बाद आप देखिए एकनाथ शिंदे के ऊपर आरोप लगते थे और उनको लेके था, आज वो उनके मुख्यमंत्री हैं। आप याद करिए अजीत पवार, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में कहा कि वो 70,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया है, और उनके वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा वो चक्की पीसिंग, और स्थिति ये हुई 3 दिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ डिप्टी सीएम और प्रधानमंत्री गले लगा रहे थे। इसके बाद में आपने जैसे बताया आदर्श सोसाइटी घोटाला, वो आपके सामने है, और खुद देवेंद्र फडणवीस पर जो आरोप था भ्रष्टाचार का, उस पर आज कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। इसके बाद आप देखिए, आ जाइए आप मध्य प्रदेश में, आ जाइए आप, आ जाइए हरियाणा में, आप आ जाइए किसी भी आप उसमें राज्य में चले जाइए, जितने भ्रष्टाचारी थे आज वो कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी में जाते ही
उनकी ईडी की फाइल बंद हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। आप याद करिए मुरली देवड़ा के जो बेटे हैं मिलिंद देवड़ा, उनके लिए वो कहते थे कारपोरेट का दलाल है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये एक उदाहरण होता तब तो कहते चलिए एक्सेप्शन है। सर वही मैं पूछ रहा हूं कि एक तरफ ये भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ सारे भ्रष्टाचारियों को मिलाते जा रहे हैं, तो कारण क्या है इसका? कारण ये है ना कि ये भ्रष्टाचारियों के बिना खड़े नहीं हो सकते। इन्हें लगता है वही वो करेंगे और कौन आएगा? जो सच साफ सुथरा व्यक्ति होगा वो तो आके इनके साथ नहीं बैठेगा ना, वो इनकी नफरत की गाथा नहीं गाएगा ना। जिसे कुर्सी का लालच नहीं है, पैसे का लालच नहीं है, वो तो नहीं आएगा। आप बताइए मुझे, ये ला पाए? तमाम सारे वो लोग हैं जो ईमानदारी के साथ में लड़े हैं और उनके ऊपर जो भी इन्होंने केस लगाया उसके बावजूद वो नहीं डरे। आए क्या इनके साथ? तमाम सारे ऐसे लोग, मैं उनको सल्यूट करता हूं। आप उदाहरण मौजूद है आज तेजस्वी यादव ने कौन सा भ्रष्टाचार किया था? वो तो बच्चे थे जब का उन पे आरोप लग रहा है। तो जिस तरह से इन्होंने ये किया, और जिन्हें ये गद्दार बताया करते थे, जिन्हें अंग्रेजों का वो कहते थे, आज वो सिंधिया जो है, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके साथ है, मंत्री है। और याद करिए यस बैंक घोटाले में उनका नाम था। तो कहां से करेंगे? इनको इनकी चक्की घोटाले के बिना नहीं चलते। इनके जो कृषि मंत्री हुआ करते थे नरेंद्र सिंह तोमर, याद करिए उनका बेटा किस तरीके से 1,000 करोड़ रुपए के लेन देन की पूरा वो कर रहा था और उसका सारा वीडियो आ गया था। उसके बावजूद आज तक क्या कार्रवाई हुई? कोई नोटिस आया? कोई पूछताछ हुई? आप संसद में देख लीजिए, सुरक्षा में जो ब्रीच हुई वो भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद के उससे हुई। क्या उसको पुलिस ने पूछताछ की? क्या उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की? नहीं की। उन बच्चों के खिलाफ की गई है। तो इस तरह की स्थितियां ये बताती हैं कि ये डरे हुए डरपोक लोग हैं और ये इतना डरते हैं, इसलिए इस तरह के लोग भी अपने यहां की आ जाओ, कैसे ही आ जाओ हमारे पास। सर आपने नफरत की बात की अभी, तो हल्द्वानी में एक दंगा हो गया और वो ऐसे वक्त हो गया जबकि उस मामले की सुनवाई कोर्ट में पेंडिंग थी और इन्होंने अचानक वहां पर लोगों को उजाड़ दिया और वहाँ एक मस्जिद को और एक मदरसे को उठा दिया। तो ये जानबूझ करके इस तरह का क्योस क्रिएट किया। इसी तरह उसी हल्द्वानी में रेलवे की एक कॉलोनी थी, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तब वो कॉलोनी बची, वरना वहाँ भी बुलडोजर चल गया था। अभी वहाँ नफरत की पूरी राजनीति हो रही है, पूरी दुकान चल रही है नफरत की। तो क्या अब उत्तराखंड को ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर अगले चुनाव में जाना चाहते हैं क्या? स्वाभाविक सी बात है। मैंने आपसे कहा ये नफरत के बिना, भ्रष्टाचार के बिना और इन सब के बिना ये जीत ही नहीं सकते। इनका एकमात्र जो रास्ता है वो यही है और वही ये करते हैं। आप देखिए ये जितने दंगे फसाद हैं वो सत्ता प्रायोजित। मैं कल एक बड़ी चीज देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया और कहा गया कि साहब यूपीए सरकार में इतने वो हुए थे आतंकी हमले और हमारी मोदी सरकार में 0 हुए। तो मैंने उस पर जवाब लिखा है और मैंने गिनाया है। तो इसका मतलब पुलवामा का दंगा जो हमला था वो आतंकी हमला नहीं था, जो पठानकोट पे हमला था वो आतंकी हमला नहीं था, जो रजौरी में हुआ वो आतंकी हमला नहीं था, जो और हुए। और मैंने इतने इनको गिना दिए, उसमें जितना मेरी उसमें सीमा है लिखने की, मैंने उतने में जितने मैं लिख पाया मैंने लिखे। मैंने कहा ये बताओ, और मैंने वो गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार में आप ये समझिए कि सिर्फ 2023 में 11 महीने के अंदर 444 नागरिक और 340 जो है सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। वो क्या आतंकी हमलों में नहीं हुए थे? जब इतना सरेआम झूठ बोलते हो, जो आज तक 10 महीने होने आ रहे हैं और 10 महीने से जो सुलग रहा है मणिपुर, उस मणिपुर को क्या कहेंगे साहब? सत्ता प्रायोजित दंगा है, सत्ता प्रायोजित के नफरत का दंगा। आप नूह और मेवात में जो हुआ वो क्या था? वो सत्ता प्रायोजित दंगे हैं। आप हल्द्वानी का देखिए, लगातार उसके लिए कोशिश हो रही थी। उत्तराखंड के इतिहास दंगों का इतिहास नहीं है। बिल्कुल।
और उस उत्तराखंड में इन्होंने दंगा करा दिया, तो साहब दंगे इनके समय में होंगे, फसाद इनके समय में होंगे, आतंकी हमले इनके समय में होंगे और सब कुछ होगा, और उसके बाद कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं। झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो, बस एक ही मात्र काम। हम तो उन्हें गिना के बता दे रहे हैं, हम तो नंबर के साथ छोड़िए, हम आपको एक एक इंसिडेंट बता दे रहे हैं, सुनिए आप। तो वो तो उन्हें सुनना नहीं, तो झूठ बोलना है तो फिर क्या कर सकते हैं जी। शुक्ला जी, आपने वक्त निकाला और बहुत ही अहम सवालों पर चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। अब आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पर भी जाकर आप हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारी न्यूज़ चर्चाएं वहाँ आपको मिलेंगी। हमारे सारे कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाकर भी हमें देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।